देखिए तो आज का जो चैप्टर है अपना वो क्या है, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कल अपन ने समझाया जैसे कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता है वेरिएबल की, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालता है। अब डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डेटा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में डेटा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ऐसा क्यों? मान लो कि हमको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपने डबल ए ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ए में 10 गया और बी में कितना गया, 20 गया मान लिया। तो अब अपना जब काम खत्म हो जाएगा डबल ए का, तो वो मेमोरी में तो पड़ा ही रहेगा 10-20, तो वो आपकी मेमोरी यूज़ करेगा। अब मेमोरी यूज़ करेगा तो अब जैसे बहुत सारा डेटा है तो मेमोरी यूज़ करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मतलब देखो एक एग्जांपल, मान लो मोबाइल में आपने कोई मूवी डाउनलोड करी 4 GB की, ठीक है। अब मूवी आपने देख ली, अब जब मूवी देख ली तो वो मोबाइल में अगर मूवी अगर स्टोर होगी तो वो ऑक्यूपाई करेगी कि नहीं मेमोरी, 4 GB का गैप तो लेगा। भले आपने मूवी देख ली ना, आपका काम हो गया, अब उस मूवी की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो आप क्या कर दो, उसको डिलीट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, मेमोरी रिलीज हो जाएगी आपकी। सही है कि नहीं? वही करना है आपने को कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा जाएगा, जब काम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कौन करेगा, डिस्ट्रक्टर। समझ तो नहीं गए? ठीक है, देखो तो अपन क्या करेंगे, एक हेडर फाइल बनाते हैं। आयो आयो एस टी यूजिंग नेम स्पेस। अब सुनो, एक क्लास बनाते हैं अपन, और मैं क्लास का नाम रखता हूँ डेमो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल लेते, चलो एक बाहरी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, अंदर नहीं करते हैं। एक इंटीजर काउंट नाम का, और काउंट में कितना कर दिया मैंने, 0। अब ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, अंदर मैं बताता हूँ ना दोनों में डिफरेंस क्या है। जो बाहर अपन डिफरेंस क्लियर करते हैं वो होता है हमारा कौन सा, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल मतलब क्या होता है, जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। बट जो क्लास के अंदर रहता है वो केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस रहेगा, बाहर क्लास की एक्सेस नहीं रहेगी। बट ये ग्लोबल है, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब ऐसा वेरिएबल कि कभी आपको कहीं से भी एक्सेस करना हो, क्लास के अंदर या बाहर। या मान लो मल्टीपल क्लास बनी है आपकी, कितनी, ये तो एक क्लास है, अब हो सकता है 2 भी आप बनाओ, 3 बनाओ, 4, कितनी भी। तो अब बताओ, अगर मैं काउंट नाम का बार बार 0 0 लूँगा तो मेरे को सही नहीं रहेगा ना। तो अपन एक ही बनाओ और उसको सब जगह सारी क्लास के अंदर एक्सेस करो। आ रहा समझ में? तो ये अपना ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, चलो वैसे ज़रूरत नहीं थी बट ठीक है, अपन ने कर दिया समझने के लिए, है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर तो पब्लिक के अंदर ही बनेगा, प्राइवेट में कर देंगे तो कॉल नहीं होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही जो क्लास का नाम है। चलो, अब ये कंस्ट्रक्टर जब बनेगा तो ये क्या करेगा पता है, काउंट में पहले तो इंक्रीमेंट देगा। तो काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, यानी हमको प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। तो हम काउंट से वैल्यू ले सकते हैं, काउंट में 1 है क्योंकि। तो अपन एक मैसेज देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी, उस काउंट से। तो काउंट में वैल्यू जितनी भी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, वो। अब देखो ये तो केवल एक कंस्ट्रक्टर बना भी आप, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट है कि पैरामीटराइज की कॉपी, बताओ। डिफॉल्ट है ना, क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो वो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अपन मेन में आ गए। मेन के अंदर जाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। तो क्लास का नाम क्या है, डेमो। तो डेमो क्लास का ही क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया डबल ए, एक बन गया डबल बी, और एक बन गया डबल सी। कितने ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने, 3। अभी देखो मैंने कॉल किया क्या इसको, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। 3 ऑब्जेक्ट बने तो 3 बार कॉल होगा। देखो आंसर आपका क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टर है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट 1। अब पहला ऑब्जेक्ट बना तो काउंट में 1 गया, जब दूसरा बना तो काउंट फिर इंक्रीज हुआ, 2 गया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट। ये मतलब ये लाइन डबल ए कॉल कर रहा है, ये डबल बी कर रहा है, और ये डबल सी कॉल कर रहा है। आ रहा क्या समझ में? अभी एक और बना दूंगा तो फिर, चलो एक और बना देते हैं। एक इसी स्कोप के अंदर एक दूसरा बना देते हैं, डेमो, और एक बना दिया डबल डी। तो फिर ये भी कॉल करेगा अलग से, रन करें, चारों चलेंगे डेफिनेटली। आ रहा क्या समझ में? अब एक बात बताओ, ये जो था हमारा इस काउंट, ये काउंट, काउंट को तो हम क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ये करा ही हमने, यहाँ कर दिया अपन ने, देखो इसके अंदर, इसके अंदर। लेकिन पता है ये जो डबल डी है, इस डबल डी का स्कोप कहाँ तक है, केवल इस ब्रैकेट के अंदर। केवल डबल डी के थ्रू आप जो काम कर सकते हो वो इस ब्रैकेट के अंदर ही कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर डबल डी से मान लो कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो वो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक है ना।
तो ये स्कोप के अंदर है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है जहाँ खत्म होता है, तो जैसे डबल डी का स्कोप का खत्म हो रहा है इस ब्रैकेट पे, इन तीनों का स्कोप का खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो स्कोप के खत्म होने पर डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो भी ऑटोमेटिकली। क्या बोला मैंने? जैसे ही इसका स्कोप खत्म होता है हमारे ऑब्जेक्ट का, तो डिस्ट्रक्टर कॉल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। कब? जब अपना ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर आता है। वंस द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप देन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड सॉरी डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा कब? जब वो अपने स्कोप से बाहर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट का खत्म हो गया स्कोप, अब स्कोप यहाँ तक था, तो कौन कॉल हो जाएगा? डिस्ट्रक्टर। पर डिस्ट्रक्टर बनाना भी तो पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं वो समझो। डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए सबसे पहले तो टिल साइन लगता है। ये क्या बोलते हैं इसको? टिल्ड का साइन, TILLED, टिल्ड, है ना? ठीक है। टिल्ड साइन के बाद फिर जो कंस्ट्रक्टर था सेम वैसे ही डिस्ट्रक्टर बनेगा, वही नाम कंस्ट्रक्ट। अब डिस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? जो क्लास का नाम होगा वही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा, सेम एज कंस्ट्रक्टर, भाई भाई दोनों, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ओके। देन आपको पता है कंस्ट्रक्टर में अपन आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, पैरामीटराइज में दे सकते हैं, लेकिन जो अपना क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर के अंदर हमको पैरामीटर भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आया क्या समझ में? ज़रूरत नहीं होती है, इतना क्लियर है? आर्ग्यूमेंट ना रिटर्न टाइप होता है ना आर्ग्यूमेंट होता है, दोनों चीज़ नहीं होती है। उसमें तो रिटर्न टाइप नहीं होता है, केवल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, इसमें दोनों ही नहीं होता। ठीक है, तो अपन इसमें जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिस्ट्रक्टर करेगा क्या? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो पहली बार जब कॉल होगा डिस्ट्रक्टर, तो मैं बोलूँगा काउंट को माइनस करें। काउंट में मतलब एक घटा देगा वो। काउंट को माइनस करने के बाद फिर अपन काउंट की वैल्यू को भी प्रिंट करा के देखते हैं। ये बोलेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय करेगा ना, डिस्ट्रॉयड इज और वैल्यू फ्रॉम, इतना क्लियर है? तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे वो अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये पता है। देखो जैसे इसका स्कोप खत्म होगा यहाँ पे आएगा तो कौन कॉल हो जाएगा? डिस्ट्रक्टर। पहली बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें कितना था काउंट में? 4 हो गए थे ना, 4 के बाद सीधे काउंट होगा 3। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने प्रिंट होंगे आपके डिस्ट्रॉय? 3, मतलब 3 ही बचे हैं केवल। क्यों? बिकॉज एक तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ रिटर्न 0 में आएगा देन इसके बाद क्या होगा? फिर डिस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा? कॉल होगा, किसके लिए? पीछे से डिस्ट्रॉय करता है वो डबल सी के लिए। तो फिर से डिस्ट्रक्टर काउंट कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गए 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके लिए फिर कॉल करेगा क्योंकि इसका भी स्कोप खत्म हुआ, 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके लिए कॉल करेगा 1 - 1 0 हो जाएगा। कितने ऑब्जेक्ट बने या बचे? कोई भी नहीं बचा, सारे। ये देखो आंसर देखो, 4 बने और 4 के 4 डिस्ट्रॉय। आ रहा कुछ समझ में? नहीं नहीं, अरे सुनो, आप समझे नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि अपन ने 4 ऑब्जेक्ट बनाए और वो 4 ऑब्जेक्ट बने के बने ही रहेंगे प्रोग्राम में आखिरी तक। पर हमने क्या करा? हमने एक डिस्ट्रक्टर बना दिया। तो डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, ये कॉल हो रहा है ना, कॉल हुआ मतलब उसने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करे। जितनी बार वो कॉल हुआ मतलब उतने ऑब्जेक्ट उसने क्या करे? डिस्ट्रॉय करो। तो कॉल कितनी बार हुई ये लाइन आपकी? 4 बार हुई ना, तो उसने 4 ऑब्जेक्ट मतलब डिस्ट्रॉय करे। दिख रहा है ना, मतलब वो चारों उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आपको दिखाई नहीं देंगे बट इंटरनली वो मेमोरी आपकी रिलीज हो चुकी है। आया कुछ समझ में प्रभु? देखो मैं करके बताता हूँ उसको, प्रैक्टिकल भी थोड़ा करके बता दूँ। पेंटिंग में बताऊँ? पेंटिंग में पढ़ेंगे अपन आपसे, उधर ही प्रोग्राम बनेंगे, इधर ही रन करेंगे। दिख तो नहीं रहा? देखो, तो जब पहला ऑब्जेक्ट बना आपका, पहले तो एक वेरिएबल बना लो, ग्लोबल वेरिएबल क्या नाम है? काउंट कितना उसके अंदर? 0। अब जब डबल ए बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। काउंट में क्या करता है वो? पहले इंक्रीमेंट कितना करेगा? 1। तो मैसेज क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट इज 1, तो ये आ जाएगा काउंट की वैल्यू 1। उसके बाद फिर वापस ये बना तो फिर से कॉल होगा इसके लिए, तो ये कितना कर देगा? 2। फिर इसके लिए कॉल होगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि काउंट में बढ़ ही रहा है कंटिन्यू। ठीक है, फिर ये बना, फिर इसके लिए फिर कॉल होगा, डबल डी के लिए फिर कॉल होगा, तो ये कितना हो जाएगा? अगेन 4 हो जाएगा। तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए अपने? 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सबके लिए कॉल कर दिया उसने। ठीक है, अब ये इसका स्कोप खत्म हुआ। जैसे स्कोप खत्म होता है तो कौन कॉल हो जाता है?
स्कोप के खत्म होते से डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो पहला ऑब्जेक्ट तो डिलीट ही कर देता है, जिसके लिए कॉल हुआ था उसको डिलीट कर दिया और काउंट को माइनस कर दिया, तो आपको समझ में आएगी वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो काउंट 4 में से बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 3, कितना क्लियर है। फिर उसके बाद रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो लगा मतलब इसका स्कोप खत्म हुआ, इसका जैसे स्कोप खत्म हुआ तो फिर से डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट को फिर माइनस किया उसने, काउंट कितना कर दिया उसने 2 कर दिया ना। क्यों, काउंट में कितना था 3 था तो वो 2 हो गया। फिर इसके मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वापस से इसके लिए फिर कॉल करेगा, फिर डबल बी के लिए कॉल करेगा, फिर वो डिस्ट्रॉय इसको भी कर देगा, तो फिर ये कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। फिर इसके लिए भी कॉल करेगा, फिर ये डिस्ट्रॉय होगा, फिर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। आया कि कुछ समझ में, तो जितने बने और उतने डिस्ट्रॉय हो गए सारे के सारे, ऐसे वो काम कर रहा है। क्लियर है इतना, समझ में आ पाया। तो ये है डिस्ट्रक्टर। चलिए, अब डिस्ट्रक्टर का यूज़ तो समझ गए कि आपको मेमोरी बचाना हो कि आपका काम हो जाए, क्योंकि देखो इसके बाद तो इस डबल ए का कोई यूज़ ही नहीं है ना। बिना कंस्ट्रक्टर के तो डिस्ट्रक्टर काम ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। देखो अब नया एक कुछ देखते हैं अपन, अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हो ना, प्रोग्राम तो आप कोई से भी बना सकते हो। इन इसमें आप एडिशन का बना लो, मतलब एडिशन करने के बाद फिर जो आंसर आ गया उसके बाद डिलीट करवाना उसको, ऐसा मतलब कि काम हो जाए तो आपका काम खत्म। मतलब ऑब्जेक्ट में नंबर जोड़ लिए दो, अब उसका क्या ज़रूरत नहीं है नंबर की, तो उसको डिलीट कर दो। मैंने बताया ना कि मूवी देख तो लिया अपन ने, काम हो गया डिलीट कर दो, तो वो डिलीट कर रहा है एक्चुअली। अब वो तो आप यहाँ लिखोगे ना कोड सारा 2 नंबर ले, जो जो करना है वो तो सब लिख दो, कॉल करवा दो गेट पे, गेट पुट वगैरह सब जो भी करना है आपने। फिर अपना काम हो गया तो उसको क्यों अपन रखिए और भी को, उसको डिलीट कर दो, मेमोरी नहीं रिलीज रहेगी। नहीं करनी तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेमोरी में रहेगा बस, और क्या। ठीक है, और मेमोरी बचाना है तो करेंगे। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। एक प्रोग्राम में अगर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो तो वो कहलाती है ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। आ रहा समझ में। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उसके अंदर 3 कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता हूँ। कौन कौन से, या एक काम करते, चलो 3 नहीं करते, हाँ 3 ही बना लेते। ठीक है, एक बना लेता हूँ मैं कौन सा, डिफ़ॉल्ट वाला, एक पैरामीटराइज बना लेता हूँ और एक और पैरामीटराइज बना लेता हूँ। कॉपी बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक से ज़्यादा बनाने अपने। ठीक है, तो वो हो जाएगी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है ना। तो अपन तो देखिए, एक क्लास बनाई अपन ने, क्लास का नाम रख दिया मैंने डेमो नाम रख दिया। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर इधर समझना है ना, एक पब्लिक है, ठीक है, वाइड वाइड नहीं, अच्छा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो सीधे लिखना पड़ेगा डेमो, ये कंस्ट्रक्टर। और ये बोल रहा है कि ए में कितना डालो, बी में कितना डालो, पर एरर दे देगा, अभी तो ए और बी है नहीं, डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। प्राइवेट में ए और बी डाल दिया अपन ने। ठीक है सर, हाँ ग्लोबल भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस, ग्लोबल तो वैसे, बट ग्लोबल में प्राइवेट नहीं रहता, ये ध्यान रखना। ग्लोबल तो वो तो सबको पता है ना। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, जैसे अब मैंने बोला एक नाम नरेंद्र मोदी, जानते हो कि नहीं, वो नाम ग्लोबल है। अब मैं बोल दूँ पिंकी शाह, पिंकी शाह, नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि वो लोकल नाम किसी का होगा, मैंने इसी बोल दिया। ठीक है, तो वो लोकल है, समझ में आ रहा ना। तुम क्या बड़े ध्यान सोच रहे थे, कौन है ना, क्यों, बोले यार ये किसका नाम है सब। ठीक है चलो, बन तो गई दिमाग में। ठीक है चलो, तो हाँ ये हो गया, अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट। पैरामीटराइज बना देते हैं। तो देखो आप, ये बात तो सही है कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, बट सेम टाइप नहीं होना चाहिए उसका आर्ग्यूमेंट का। जैसे यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं ले सकते आप, सेम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि सेम नाम के अगर 2 हो जाएंगे तो फिर वो जब कॉल करेगा तो एरर देगा, क्योंकि कौन सा वाला कॉल करना है मुझे। आर
नहीं वो बन जाएगा ना, मतलब वही तो बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग कर दो आप, ये उसमें अगर एक भी नहीं तो इसमें एटलीस्ट एक ले लो, या दो ले लो, या तीन ले लो। समझ गए क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ए ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ। इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं? तो मैं करता हूँ ए की वैल्यू किससे शो कर देता हूँ। अच्छा, ए की वैल्यू ऐसे ही लेनी पड़ेगी। ए की वैल्यू लेते हैं अपन एम से और इसकी एन से, चलेगा? तो संयुक्त हो जाता हैं? ऐसे भी चलता है, हो जाता हाँ, ए से हो जाता, ए से ए हो जाता ना, लेकिन ए हो जाता, दो साइड ए लिखना पड़ता फिर मुझे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू चली। एम में क्या जाएगा, जो भी यूज़र नंबर डालेगा वो, फिर एन में, फिर वो एक एक करके ए और बी में चले जाएगा। अब देखो, अगर मुझे अब बनाना है कंस्ट्रक्टर, तो मैं फिर से क्या करूँगा, दो वेरिएबल का नहीं बना सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, एरर दे देगा, बोलेगा आपके पास पहले से ही दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, तो आप दो आर्ग्यूमेंट का नहीं बना सकते। लेकिन फिर वो किसको कॉल करेगा, दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अगर, इसको कॉल करेगा कि इसको, तो कन्फ्यूज आएगा ना वो, तो ये एरर आएगी। चाहो तो तीन वाला आप बना सकते। आ रहा कुछ समझ में? तो एक काम करते हैं, एक कॉपी बना देते ना अपन, एक वाली बना सकते, एक वाला बना दो क्या, एक्स ले लूँ। अरे यार, बट एक वाले में वो गार्बेज वैल्यू देगा बी में, एक वाले शो करने के लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलो तो कॉपी बना देते हैं, डेमो। अब डेमो के अंदर क्या करते हैं, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करते हैं। क्या ले लूँ, डबल जेड ले लूँ, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो डबल जेड में पहले वैल्यू चली जाएगी, फिर डबल जेड के ए से वैल्यू किस में डालेंगे, ए में डालेंगे, जो भी कॉल करेगा उसके ए में, है ना? ठीक है, तो ये कॉपी बना दिया। और डबल जेड के बी में भी वैल्यू जाएगी ना, क्योंकि दो वेरिएबल है क्लास के अंदर, बी डबल जेड डॉट बी, डबल जेड की बी में जो वैल्यू होगी वो बी में जाएगी, है। अब शो करना है तीनों को, तो वाइड शो देन सी आउट, क्या करेंगे न्यू लाइन में, ए और बी की और जेड की वैल्यू, अच्छा ए बी और दो ही है ना, ए इक्वल्स टू वैल्यू फ्रॉम ए, न्यू लाइन में बी इक्वल्स टू वैल्यू फ्रॉम बी, डन। इसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ बोलो। अपन ने यहाँ वेरिएबल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया सुनो, क्योंकि यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिया अपन ने, डबल जेड का डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो ऑलरेडी वेरिएबल होते ही ना, जो क्लास के होते हैं, तो उसके अंदर जो ए और बी है तो वो तो इसके अंदर होंगे ही सही, उसी और बी में तो वैल्यू जाएगी डबल जेड की, वो क्लास के अंदर है ना, क्योंकि देखो ये क्लास नहीं, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, वेरिएबल तो आपको बनाने पड़ते हैं, बट इसके अंदर तो ऑलरेडी वो होंगे ना। जब मैं डबल जेड का डायग्राम बनाऊंगा, याद करो, तो उसमें ए और बी रहेगा ना, ठीक है। चल ये हो गया आपका, ओके। अब क्या करना है अपने को, ये ख़त्म कर दिया, यहाँ पर शो भी कर दिया अपन ने। चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लास का नाम क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पहला डबल है। अब बताओ कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्यों फर्स्ट वाला, क्यों, रीज़न बताओ। ऊपर वाले ही होगा ना, क्योंकि देखो कोई आर्ग्यूमेंट अगर पास नहीं किया है एक ऑब्जेक्ट बनाते समय, तो कौन सा वाला कॉल होता है, डिफ़ॉल्ट वाला कॉल होता है ना। तो वो देखो, हाँ अब देखो, अगर मैं ऐसा करूँ कुछ, डेमो क्लास का डबल बी, और इसके अंदर कोई नंबर पास कर दिया मैंने, तो अब ये वाला कॉल होगा। अरे यार दो दिए ना अपन ने वैल्यू, दो देनी पड़ेगी, दो देनी पड़ेगी, इसमें तो एरर आएगी ना एक पास करेंगे तो एरर दे देगा वो, तो एक वाला है ही नहीं कोई कंस्ट्रक्टर अपने पास, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा डेमो क्लास का तीसरा बनाया डबल सी, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया मैंने, किसको बताओ, इसकी कॉपी कराओ कि इसकी वैल्यू कॉपी कराओ, जिसकी आप बोलो, बी की करा दो, चलो ठीक है डन। अब जब शो करूँगा डबल ए से, तो बताओ क्या क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, हैं? किससे भी कर लो, शो क्या है उसमें, क्या करते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है थोड़ी, कि कौन सा वाला पहले कॉल करना है, जिसको पहले कॉल करेगा। हाँ
वही तो कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या गलत लिख दिया क्या कुछ? नहीं आपको डबल ए लिख देते ना। अच्छा अच्छा ऐसा। अरे यार तुम कंपाइलर को रिफ्रेश तो करा करो। तो ठीक है, समझ गए। अरे यार एक लाइन में आ गया। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। इससे शो करेंगे तो क्या वैल्यू जाएगी? वो तो उसमें 10 और 20 की 10 20। इसमें 30 और 80 आएगा। और इसमें और इसमें भी की ठीक है, मिल गई। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ, डबल ए को कॉपी करा दूँ तो डबल ए के ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाएगी। नीचे में 10 20 हो जाएगा दोनों। इतना क्लियर है? तो देखो करके बताओ इसको एग्जीक्यूट। नहीं अपन अगर चाहो तो कर सकते हो डिस्ट्रक्टर, यहाँ कर दो डिस्ट्रक्टर बना दो ताकि इनमें डेटा गया जो भी वो डिलीट हो जाएगा। अपना काम हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। जैसे यहाँ आएगा प्रोग्राम, उसको खत्म होगा तो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। चाहो तो एक ऐसा लिख सकते हैं। क्या करें, ऐसा वो लगा दो टिल का साइन, डेमो, और चाहो तो कुछ मत लिखो, बस नहीं लिखोगे खाली भी छोड़ दोगे तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हो गया? पर पता है, चलो मैं एक मैसेज दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऐसा लिख देता हूँ, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड है ना, कि डिस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल हुआ। कितनी बार कॉल हुआ देखो, 1 2 और मतलब ये प्रोग्राम चलने के बाद 3 बार कॉल हुआ। 3 बार कॉल हुआ इट मीन्स कि उसने तीनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिए और तीनों ऑब्जेक्ट का डेटा भी क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अपने को 3 बार कॉल होता हुआ दिख रहा ना, इसका मतलब उसने जितनी बार कॉल हुआ उतना ऑब्जेक्ट डिलीट कर। हटाओ तो किसको लगे रहना। ठीक है चलो, ये हो गया अपना। अब मैं एक बार इसका एग्जीक्यूशन समझा रहा था, समझा दो पेंटिंग। ओवरलोडिंग मतलब ये कि अगर आपको देखो, मतलब ये निकला कि आपको कंस्ट्रक्टर बनाने थे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा। क्यों बनाने थे? क्योंकि हमको जैसे मान लो किसी में आप 10 20 डालना है, किसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू, किसी ऑब्जेक्ट में यूज़र के द्वारा दी गई वैल्यू डालना है। तो देखो एक कंस्ट्रक्टर तो एक ही काम करेगा ना, ये डिफ़ॉल्ट वाला जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा वही देगा। अब ये जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो थोड़ी लेगा, लेगा क्या? क्या क्या? इसका मेन काम क्या हुआ जो आपने बताया ओवरलोडिंग का? वही तो मैं समझा रहा आपको कि जैसे आपने डबल ए ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर एक ए रहा और एक क्या रहा, बी रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ से डबल ए में कुछ पास नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाला तो 10 20 चले जाएगा उसमें, पता है ना, इसमें आ जाएगा 10, इसमें आ जाएगा 20। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया डबल बी। अब एक बात बताओ, अब मुझे इस डबल बी में वैल्यू चाहिए अलग, 10 20 नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? 10 और 20 नहीं चाहिए। अगर मैं बस बना के खाली छोड़ दूंगा, सुनो, ये अगर नहीं लिखूँ तो इसमें कितना चले जाएगा, 10 और 20 चले जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बट मुझे अलग वैल्यू चाहिए ना, तो अलग वैल्यू चाहिए तो कंस्ट्रक्टर दूसरा बनाना पड़ेगा कि नहीं? एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाना एक ही प्रोग्राम होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर देन 2 कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल प्रोग्राम, सो इट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हाँ वो तो सेम टाइप के, मतलब आप एक से ज़्यादा बना ही नहीं सकते, एक ही बनेगा। हाँ सब में क्यों बनाओगे तुम? दो बना सकते हो, फिर वेरिएबल चेंज कर देंगे। अरे तो एक बात बताओ, वेरिएबल चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा? डेमो तुमने बनाया एक डेमो, ठीक है, एक इंटीजर x ले लिया, एक इंटीजर y। अब आप अंकित बताएगा है ना, अंकित ही केवल बताया। अब मैंने बोला कि भैया a की वैल्यू x में डाल दो और b की वैल्यू किस में डाल दो, y में डाल दो, ठीक है। अब सुनो,
आपने ये 30 और 80 पास किया इसके अंदर, ठीक है। अब बताओ ये वाला कॉल होगा कि ये वाला होगा, कौन सा कॉल होगा? अरे 30 और 80 अपन ने 2 नंबर पास किए, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि ये वाला होगा? क्यों, रीजन दो। वेरिएबल सर एक्स में देंगे, जैसे मैं यूजर एक्स और वाई में वैल्यू तो ए में जाएगी बी में जाएगी, तो नेक्स्ट वैल्यू ए में क्यों एक्स वाई में क्यों नहीं जाएगी थी? यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है। हां ये क्या एक्स और वाई कहाँ टाइप अलग है? सेम ही तो, इंटीजर इंटीजर तो है, यहाँ भी इंटीजर इंटीजर है। बताओ। आने वाली किसी तरह हम्म मतलब आपका कहने का मतलब है कि नीचे वाले में क्यों नहीं है? कौन सा वाला कॉल होगा मैं समझ रहा हूँ, वो ए में वाली होगा, एक और एक वाला बोलो। क्यों होगा? क्योंकि सर दो वैल्यू थी ना, तो 2 वैल्यू तो ये भी ले सकता है फंक्शन, ये वाला ये नहीं ले सकता। कौन सा ये वाला तो अभी बनाया मैंने। ये जो आपने बनाया है हाँ ये तो बनेगा ही नहीं ना, तो इस टाइप का नहीं बनेगा। तो वही तो उसको समझा रहा हूँ। वो बोल रहा कि अगर एम एन बना लो, अब बना के बता दो यार, पता ये चलेगा। लो बता देता हूँ, ठीक है। वो बोल रहा कि एम एन बोल रहा है ना सेम टाइप का अपन ले सकते हैं। हां एक्स वाई, जैसे ए में का एक्स वाई था। हाँ ना कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बोल दो। तुम्हारा नाम लिख दूँ क्या? ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाएगा किसको। लो दे दिया उसने दोनों में एरर। क्या बोल रहा पढ़ो, कैन नॉट बी ओवरलोडेड, नहीं कर सकते आप सेम टाइप के दो ओवरलोड। वो एक इंटीजर सेम इंटीजर टाइप का उसके आ रहा समझ में, ठीक है। तो सेम टाइप के नहीं ले सकते आप, क्योंकि एक बात बताओ, जब वो है तो सेम उसका मतलब तो वही हो गया ना कि आपने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, वेरिएबल बदल दी बस। आ रहा समझ में? नोट भी नहीं लेगा। हाँ वो ले सकते हैं, एक इंटेक फ्लॉट जरूर डाल सकते क्योंकि उसका टाइप चेंज हो। सर दोनों फ्लोट कर दे तो भी चलेगा, दोनों फ्लोट वो तो तो चल चलेगा जाएगा, ना। लेकिन फिर दो फ्लोट साथ में ले सकते हैं, एक इंटेक फ्लॉट लेना पड़ेगा या एक फ्लॉट एक इंट लेना पड़ेगा, वो चल जाएगा। साथ में नहीं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर 2 हैं हां तो अगला अगर आप बना रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 नहीं ले सकते आप सेम टाइप के, बट डिफरेंट टाइप के ले सकते हो। मतलब अगर एक को मैं फ्लॉट कर दूँ तो ये चल जाएगा, बट ये कब चलेगा? जब आप एक डेसिमल वैल्यू डालोगे और एक इंटीजर वैल्यू डालोगे तब। समझ में तो नहीं आया? तो मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या तो आप क्या रखो, डिफरेंट रखो, नंबर जैसे यहाँ 2 है तो अगले में 3 रखो, या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट रखो। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम रखने तो टाइप अलग करो फिर उसका, सर फ्लोट में क्या प्रॉब्लम है? फ्लोट का अलग हो जाएगा, वो इंटीजर है ये फ्लोट है, वो तो हो जाएगा ना, मैं क्या मना करना। चल जाएगा क्यों नहीं चलेगा? दोनों फ्लोट भी चल जाएगा। क्यों नहीं, पर डेसिमल नंबर डालने पड़ेंगे। डेसिमल नंबर डाल देंगे, नीचे दोनों फ्लोट दोनों में डेसिमल डालेंगे। दोनों फ्लॉट ऊपर और दोनों फ्लॉट नीचे। नहीं दोनों एक के ऊपर। ऊपर हाँ, नहीं तो नीचे चलो। फ्लोट मिल जाएगा। उधर मैंने बोल दिया ना टाइप अलग हो जाएगा, टाइप अलग होने से जैसे अपन ने कर तो लिया है, ऊपर इंटो का 2 नीचे फ्लोट होगा, और वैल्यू अपन ने सारे के सारे इंटीजर ही डाले। तो वो तो यही वाला कॉल होगा, फिर पुलट वाला कभी होगा ही नहीं, जीवन में नहीं होगा वो कॉल। तो डेसिमल डालोगे तभी कॉल होगा ना। अब मैं बार बार युवराज युवराज बोलूँ तो वो उसको आएगा क्या मेरे पास? आप ही आओगे ना, उसका नाम लूँगा तभी आएगा ना। वो भी तो तभी कॉल होगा जब उसका अपन दूसरे पर डेटा देंगे उसको, सही है। चलो तो ये हो गया आपका, समझ गए ओवरलोडिंग? अब तो कोई दिक्कत नहीं कि समझाऊँ पेंटिंग? सर हाँ समझा दो एक बार। समझो उस पर। देखो थोड़ा छोटा होगा, दिख रहा है क्या? अब नहीं देखिए अब आप ही सुनो, तो जब पहला ऑब्जेक्ट बना डबल ए, तो डबल ए बना लो पहले। तो आप डबल ए में क्या होगा? दो वैल्यू जाएंगे 2 वेरिएबल रहेंगे, एक कौन रहेगा ए और एक कौन रहेगा बी, ठीक है। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डबल ए से? पैरामीटराइज डिफॉल्ट की ये कॉपी वाला, डिफॉल्ट के कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि ए में कितना डाल दो 10, बी में कितना डाल दो 20, ठीक है। अब अगला ऑब्जेक्ट जब बना, ये बन गया अगला ऑब्जेक्ट,
अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जब बना तो इसमें भी एक ए रहेगा और एक क्या रहेगा, बी रहेगा ही। सही सही बात है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, 30 और कितना चलेगा इसमें, 80। तो यहाँ पे कहाँ पे ये वाला कॉल हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू तो ये ले सकता है इंटीजर। तो एक वैल्यू एम में जाएगी, एम से ए में चली जाएगी, तो यहाँ पे चलेगा 30, यहाँ चले जाएगा कितना 40। इतना क्लियर है। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बना कौन सा, डबल सी, ये बना लो। तो इसमें भी एक ए रहेगा और एक क्या रहेगा, बी रहेगा। बट इसमें पास क्या किया अपन ने, एक ऑब्जेक्ट किया है। और जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो कॉपी वाला कॉल हो जाता है। ठीक है। तो डबल जेड एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा पहले। तो डबल जेड में एक ए होगा और एक क्या होगा, बी होगा। अब डबल जेड में वो वैल्यू कॉपी होगी जो किस में होगी, डबल बी में होगी। तो क्या है यहाँ पे 30 और 40, तो दोनों इसमें चले जाएंगे 30 40। अब उसके बाद बोल रहा है कि डबल जेड के ए में जो वैल्यू वो ए में कॉपी कराओ। किसने कॉल किया, डबल सी के यहाँ से वैल्यू फिर यहाँ जाएगी। आ रहा समझ में। यहाँ कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया, तो वो पहले उसमें गई डबल जेड में, फिर वो डबल जेड के ए में से ए में गई। किसके ए में, जो कॉल कर रहा है, कॉल कौन कर रहा है इसको, डबल सी कॉल कर रहा है ना। तो डबल सी के ए में ऐसा, और डबल सी के बी में गई है वो वैल्यू, क्योंकि कॉल इसने किया। समझ गए। तो हो गए तीनों कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। ठीक है। और सेम ले लोगे तो एरर आएगी। मतलब कंस्ट्रक्टर आप देखो, सेम नाम के कंस्ट्रक्टर ले तो सकते हो, बट टाइप उसके अलग अलग रखने पड़ेंगे आपको, कि एक में इंट है तो एक में फ्लॉट। चलो दोनों इंट अगर लिए दोनों इंट नहीं चल सकते। या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग करो, कि अगर एक में 2 है तो नीचे 3 में लो, 4 वाला लो, ऐसे। ठीक है। चलो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब सेम चीज़ अपन पढ़ते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या, कि वही एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ करना, सेम नाम के फंक्शन यूज़ करना। मतलब कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में सेम नाम के फंक्शन बनाए, मान लो एक अंकित नाम का है फंक्शन, अब मैं कॉल करूँगा मान लो 4 अंकित नाम के फंक्शन है, तो कौन सा वाला अंकित कॉल होगा, एरर देगा। लेकिन अपन इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बदल देंगे या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बदल देंगे। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर किसी ऊपर वाले अंकित में 2 है तो नीचे वाले में 3 दे देंगे, ये हो गया नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट। या फिर उसका टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करेंगे, टाइप ऑफ एक इंट कर दो एक फ्लॉट कर दो, ऊपर वाले को इंट रहने दो दोनों को, या एक को फ्लॉट एक को इंट कर दो, इंट को फ्लॉट कर दो, ऐसा। समझ गए। तो ये कहलाती है फंक्शन की ओवरलोडिंग। ये बात तो ठीक है कि आप एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि उसका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो कॉल करेंगे उस समय आएगी एरर। ठीक है। करके देखें। इससे ऊपर वाले में एक डाउट होता, जैसे जो डिफॉल्ट वाला जो बनाया था उसमें अपन ने कितनी 2 वैल्यू ली थी, एक नेम और एक बी, एक और बना है वो इसमें 3 वैल्यू है, जैसे एक्स वाई जेड, तो वो चल जाएगा। ऊपर 3 वेरिएबल होने चाहिए ना, फिर यहाँ भी यहाँ 3 होने चाहिए। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट में सुनो, हर एक ऑब्जेक्ट में फिर क्या जाएगा, 3 वेरिएबल जाएंगे, ए बी और सी। तो आपने सी में कोई वैल्यू नहीं डाली, तो वहाँ पर जाएगी सी में कोई गार्बेज वैल्यू। और अगर गार्बेज नहीं डालना है तो सी को आप कुछ मत करो, और वैसे शो मत करवाना उसको। आपको सी की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। जहाँ ज़रूरत होगी केवल, देखो यहाँ ए बी की है तो अपन ए बी को एक्सेस करेंगे ना केवल। अगर जहाँ सी, जैसे आप वो सी वाला बनाएंगे तो उसमें केवल फिर एक शो वाला अलग से कॉल कर, 2 फंक्शन बनाना, एक शो ए बी वाला और एक शो ए बी सी वाला। तो जब ए बी सी वाले की वैल्यू शो करनी होगी तो ए बी सी, और अगर इसी में लिख दोगे अगर सी बी, तो सी में तो हर बार गार्बेज वैल्यू फिर शो होगी, नहीं देंगे तो। इसलिए आप ए बी का अलग शो करवाना और ए बी सी का अलग से करवाना। समझ गए। नहीं तो वो तो कुछ नहीं है तो खाली शो करेगा ही सही, खाली में तो कुछ ना कुछ वैल्यू डालेगा ही सही वो। ठीक है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में आते हैं अपन। तो एक आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस क्लास नाम एक्स, अरे यार क्लास नहीं, चलो नॉर्मल समझते हैं। क्या करते हैं अपन, एक फंक्शन बनाते हैं तो रिटर्न टाइप देते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या देते हैं, फंक्शन का नेम एक्स वाई जेड दे दूँ। अब इस फंक्शन में मैं लूँगा 2 आर्ग्यूमेंट, एक इंटीजर, दोनों टाइप इंटीजर रहेगा, केवल प्रोटोटाइप दे रहे। अगला दूंगा उसमें मैं 3 लूँगा। तो देखो एक्स वाई जेड नाम की 2 फंक्शन हो गए, बट आप सेम आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। एक नाम के 2 फंक्शन लो वो तो ठीक है, बट उसका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको अलग करने पड़ेंगे। ठीक है। या फिर उसका टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बदलो। मान लो मैं 2 इंट नहीं ले सकता, एक को क्या बना दो, फ्लॉट बना दो। बट अभी अपन ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं फंक्शन,
और ओवरलोडिंग में फ्लोट नहीं काम करता है, फ्लोट की जगह दूसरा कौन काम करता है, डबल। बताया था मैंने शुरू में सब सी स्टार्ट किया था, आप नहीं देखें। हाँ फ्लोट तो डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो रहा था डबल। फ्लोट ये भी डेसिमल ही, बट ओवरलोडिंग जब होती है ना ज़्यादा चीज़ों की, एक से ज़्यादा सेम नाम की, तब डबल यूज़ होता है ना। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। क्या था फ्लोट तो डाउन। फ्लॉट ये कि नॉ, देखो फ्लॉट ऐसा है कि अगर आप ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हो तो वो सेम काम करेगा। यहाँ पे नहीं जो जैसे फ्लो एक तो रहता है इंटीजर कैरेक्टर करवाना फ्लो तो डबल। फ्लॉट फ्लॉट वही है, डेसिमल ही देते दोनों, हाँ बट इंटीज वो फ्लॉट जो है वो कब काम करेगा आपका, जब आप ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हो। लेकिन जहाँ ओवरलोडिंग की बात आएगी तो फ्लॉट नहीं काम करता वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लोट का वैल्यू प्रिंट करता है डबल ज़्यादा करता है डेसिमल। हाँ, उसकी कुछ कैपेसिटी भी होती है, लिमिट। वही तो उसका जैसे अगर मान लो इंट कितनी वैल्यू ले रहा है, मान लो 1 लाख तक वैल्यू ले रहा है, हाँ आपको 10 लाख नंबर चाहिए और भी चाहिए आगे, तो फिर इंट की कैपेसिटी हो जाती है ख़त्म, तो फिर वहाँ पर आपको लगाना पड़ता है लॉन्ग इंट। वैसे डबल की भी कुछ, फ्लॉट की भी कुछ कैपेसिटी है कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा नंबर, या आप देखो अब यहाँ 3 काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा फ्लॉट की, तो वो फिर आप वहाँ पर यूज़ करोगे क्या। इतना क्लियर है। अब मेन में गए अपन, मेन के अंदर क्या करेंगे, जाके फंक्शन को कॉल करें, XYZ को कॉल, फंक्शन ओवरलोडिंग समझ रहे ना अपन, इसमें क्या ज़रूरत पड़ रही है अभी अपने को। ठीक है, ठीक है, चलो बताओ कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, कौन सा। टाइप की चीज़ उसमें वैल्यू ये बोल ही नहीं हुआ था ऐसा। भाई बताएगा अपना। है भाई, क्या भैया नाम से दे रखा है ना, XYZ नाम तो दिया है ना, वैल्यू नहीं दी। तो देखो कोई भी, देखो अगर ये फंक्शन कॉल करना है तो 2 इंटीजर वैल्यू पास करनी है, ये फंक्शन कॉल करना है तो 3 पास करनी है, ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो एक इंटीजर और एक डेसिमल वैल्यू पास करनी है ना। अभी तो एक भी नहीं करी, तो पहली बात तो कोई सा भी कॉल नहीं हो, एरर दे देगा वहाँ पे। सही है ना, करके बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी सबकी। चलो लिखो, स्टार्ट करो लिखना डेफिनेशन। तो XYZ लिया अपन ने, फिर क्या लिया अपन ने, A B। ये जब कॉल हो तो ये A और B की वैल्यू शो करें, A इक्वल टू A से, और टैप डिस्टेंस में वैल्यू किसकी, हाँ हाँ बिल्कुल, 3 फंक्शन है तो 3 की अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे ना, एक क्यों लिखेंगे, नहीं समझे। सब में अलग अलग है ना, नहीं तो एक में करोगे तो फिर वो तो पहली बात तो फंक्शन ही, पहले तो नहीं पहली बात तो कॉल ही नहीं होगा ना। अब देखो 3 वाला आप मान लो 3 नंबर पास किए और इसके अंदर 2 ही है, तो इसकी डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो कॉल नहीं होगा। मान लो चलो 3 आपने करे, यहाँ पे 3 वाला चलो बना लिया, मान लो कि 2 पल के लिए ये वाला फंक्शन है, बाकी कुछ नहीं है, तो बाकी अगर कुछ नहीं है तो वो, और आपने 2 वैल्यू पास करी है, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो वो तो 2 वाला तो कॉल करेगा क्योंकि उसको 3 चाहिए, जब तक 3 नहीं पास करोगे तब तक वो ABC वाला कॉल नहीं करेगा। समझ गए, समझ गए। और उधर कंसेप्ट अलग था अपना, इधर ये था कि अगर एक ही शो बनाए तो यहाँ तो अपने को ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो करनी है तीनों की, ऑब्जेक्ट में जा रही है, तो अगर वहाँ अगर C नहीं लेंगे तो C में तो गार्बेज वैल्यू आएगी क्योंकि C भी शो होगा ना साथ में, और इधर असले अलग अलग बना दिया अपन ने। ठीक है, तो एक इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू न्यू लाइन में ना, हाँ ठीक है, टैप डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस और इधर एक, ठीक है, बस हो गया काम अपना। तो अभी तो देखो एरर आएगी, चलो अब आएगी क्या एरर, अभी भी आएगी, ठीक है, अब आएगी क्या एरर, कौन सा वाला कॉल होगा तीनों में से, पहला वाला आ गया 13 19, ठीक है। चलो अब XYZ एक और लिया, अब बताओ कौन सा वाला कॉल होगा, सेकंड वाला, जिसमें A B और C थी सबकी वैल्यू। और अगर मैंने XYZ को फिर से कॉल किया और इस बार मैंने एक नंबर पास किया इंटीजर और एक पास किया मैंने डेसिमल नंबर, सो अब कौन सा वाला कॉल हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा।
समझ गए? क्योंकि डेसिमल वैल्यू डबल वही दे सकता है। तो सर इसमें क्लास रखने की कोई जरूरत नहीं। क्या फंक्शन को ओवरलोड किया ना केवल अपन ने, तो फंक्शन को ओवरलोड अगर आप उधर भी बनाओ अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर वो लगा तो क्या है, मैंने तो कंसेप्ट समझा है कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। कि देखो हमने कॉल तो एक्स वाई जेड को ही किया है, फंक्शन का नाम तो सेम ही है, तीनों फंक्शन का नाम क्या है एक्स वाई जेड सेम, बट हमको तीनों को अलग अलग टाइप दे दिया ना। तो ऐसा नहीं कि अगर एक्स वाई जेड कॉल करूँगा तो ये तीनों सुनेंगे, नहीं। मान लो एक क्लास में 3 अंकित है, सेम नाम, वही तो है, एक प्रोग्राम में 3 नाम 3 एक्स वाई जेड फंक्शन है बट तीनों अलग अलग। क्यों? क्योंकि किसी का सरनेम अलग होगा, तो आप सरनेम मतलब समझ लो ऐसे अलग अलग सरनेम के साथ कॉल हो रही है, सबका सेम टाइप नहीं और सेम हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सेम अगर रख दूंगा वो एरर देगा। तो इधर में लिखेगा फंक्शन के नॉट बी आपका नाम क्या अंकित, पूरा नाम क्या है? अंकित चौहान। जैसे मान लो एक और अंकित चौहान है क्लास में सेम, अब मैं जैसे अंकित चौहान बोलूँगा तो कौन सा वाला सुनेगा है? बट मैंने बोला तो किसी एक को होगा, हाँ एक को बोला पर अगर ऐसा लिखेंगे तो एरर आ जाएगी ना, गलत हो जाएगा वो तो। हाँ पापा का नाम बोलना पड़ेगा। वही तो करा अपन ने, इसमें अलग करा ना, हाँ मिडिल लेयर को बीच में लगाया कि नहीं? सरनेम चेंज कर दें सर। हाँ क्या? अगर सेम टाइप का ले लेंगे तो इधर में ऐसा लिखेगा फंक्शन के नॉट बी ओवरलोडेड, है ना? सर फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी आपने सी में? यही तो है प्रभु, इसी में तो होती है सी प्लस प्लस। सी में नहीं। सी में नहीं, सी में अपने रिकर्शन पढ़ा था, उसमें भी चाहो तो सेम बना सकते हो, बट उप्स के मैंने साथ पढ़ा नहीं थी पर्सन इसलिए पूछा, बड़ी पर्सन नहीं आता है। वो तो देखेंगे, वो है ना भाई अपना भाईजान पढ़ाया उसने, ये बोला मेरे को पढ़ना ये पड़ेगा। वर्ड ये बार वो तो देखेंगे। चलो तो इतना काफ़ी आज, भेज दो मैं सारा। सर मेरे को एक बार इसका मैंने पता फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज